हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी ही भाग 73। डीआईजी सर के कैबिन में उनके सामने बैठा शक्ति एक टक उन्हें देख रहा था। शक्ति की खामोशी डीआईजी सर को परेशान कर रही थी। उन्होंने कुछ देर बाद कहा, इंस्पेक्टर शक्ति, ये सब क्या है? तुम्हारी जानकारी के मुताबिक उस दिन आशिफ तुम्हारी हिरासत से फरार हो चुका था, फिर आज उसकी लाश का तुम्हारे घर में मिलना, इससे तो यही साबित होता है शक्ति कि ये खून, आप कहना चाहते हैं कि ये खून हमने किया है? शक्ति ने कहा, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है शक्ति, लेकिन आशिफ का तुम्हारे घर में मिलना, वो भी इस हालत में, कत्ल का पहला शक तुम पर ही जाता है। तुम डीसीपी हो, इसलिए तुम्हें सीधे गिरफ्तार करने के बजाय मैंने पहले तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि मैं जान सकूं सच क्या है। डीआईजी सर ने गंभीरता से कहा। शक्ति ने डीआईजी सर की आंखों में देखा और कठोरता से कहा, सच ये है कि आप विक्रम अरोड़ा के लिए बिक चुके हैं। शक्ति, डीआईजी सर ने चिल्लाकर कहा। चिल्लाइए मत सर, जब से हमने कबीर अरोड़ा को शक के बिना पर अरेस्ट वारंट जारी किया है, तब से ही विक्रम अरोड़ा हमारे पीछे पड़ा है। उसके कहने पर पहले आपने हमें ड्रग केस से हटा दिया, उसके बाद हमें 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया, और अब आप आसिफ के कत्ल का इल्जाम हमारे सर पर लगा रहे हैं ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए इन सब से दूर हो जाएं और इस रात से कभी पर्दा ना उठा सके। शक्ति ने गुस्से में कहा। डीआईजी सर ने सुना तो थोड़ा परेशान हो गई और थोड़ा नम्र स्वर में कहा, ऐसा नहीं है शक्ति, मैं मजबूर हूं, मैं बस ऊपर से आए ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूं। शक्ति टेबल की तरफ आया और अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखकर डीआईजी सर की आंखों में देखकर गुस्से से कहा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप इन सब में शामिल हैं? शक्ति की बात सुनते ही डीआईजी सर के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी। उन्होंने शक्ति से कुछ नहीं कहा और जेब से रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछने लगी। शक्ति ने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और डीआईजी सर की तरफ बढ़ाकर कहा, पानी पी लीजिए, अभी आपको बहुत से सवालों का जवाब देना है सर। डीआईजी सर ने पानी का ग्लास लिया और एक सांस में पानी पीकर ग्लास वापस रख दिया। उन्होंने शक्ति की तरफ देखा और कहा, शक्ति, मत भूलो मैं तुम्हारा सीनियर हूं, तुम अपने सीनियर ऑफिसर से बात नहीं कर सकते, समझे? आशिफ का कत्ल हुआ है और उसकी लाश तुम्हारे घर में पाई गई है। शक के बिना पर मुझे तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करना पड़ेगा। शक्ति ने सुना तो वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट ने डीआईजी सर को और उलझन में डाल दिया। शक्ति उनकी तरफ आया और कहा, आपके पास क्या सबूत है कि आशिफ का कत्ल हमने किया है? क्या आपको वो खंजर मिला जिससे आशिफ के गले पर वार हुआ है? डीआईजी सर ने सुना तो खामोश हो गए। बिना किसी सबूत के ना वे शक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे, ना ही उससे पूछताछ कर सकते थे। डीआईजी सर को खामोश देखकर शक्ति ने कहा, हमारे सस्पेंड टाइम को खत्म होने में 48 घंटे बचे हैं और हम वादा करते हैं सर कि 48 घंटों में ये सब खत्म कर देंगे। हमारी रिजॉइनिंग के साथ असली गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे और ये हमारा वादा है आपसे। कहकर शक्ति वहां से चला गया। डीआईजी सर के कैबिन से निकलते हुए शक्ति की नजर कैबिन के बाहर खड़ी पंकज पर पड़ी, जो कि बाहर खड़ा अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। शक्ति ने एक नजर पंकज को देखा और वहां से चला गया। शक्ति के जाने के बाद पंकज डीआईजी सर के कैबिन में आया और कहा, सर, आपने शक्ति को ऐसे जाने क्यों दिया? उसे गिरफ्तार करने का ये सबसे अच्छा मौका था। शक्ति एक डीसीपी है, उसे गिरफ्तार करना कोई मामूली बात नहीं है। आशिफ की लाश शक्ति के घर में मिली है। शक्ति को गिरफ्तार करने के लिए ये वजह काफी नहीं है, उसके लिए कोई ठोस सबूत चाहिए। शक्ति के घर जाओ और पूरा घर छान मारो, मुझे सबूत चाहिए, वरना मैं शक्ति के खिलाफ कुछ नहीं कर पाऊंगा और तुम सब फंसोगे। डीआईजी सर ने कहा, ठीक है सर, मैं अभी टीम के साथ उनके घर जाता हूं। पंकज ने हड़बड़ाते हुए कहा और वहां से चला गया। डीआईजी सर अपनी कुर्सी पर आ बैठे और अपने फोन से किसी का नंबर डायल किया। कुछ देर बाद किसी ने फोन उठाया और डीआईजी सर ने कहा, ये सब क्या है विक्रम? मैंने तुमसे कहा था शक्ति से दूर रहना, उसे मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुमने अपने आदमी शक्ति के घर क्यों भेजे? उसके पास एक पेन ड्राइव था जो उसने क्लब से लिया था, मुझे बस वो पेन ड्राइव चाहिए था।
विक्रम ने बहुत ही आराम से कहा, जैसे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा हो। आशिफ मारा जा चुका है, डीआईजी सर ने कहा। व्हाट? कब और कैसे? विक्रम ने हैरानी से कहा। आज सुबह डीसीपी शक्ति के घर में उसकी लाश मिली है, डीआईजी सर ने फिर कहा। तो क्या शक्ति ने उसे? विक्रम ने परेशानी भरे स्वर में कहा। नहीं, शक्ति ने उसे नहीं मारा। शक्ति के लिए आशिफ इस केस की सबसे बड़ी कड़ी था। शक्ति उसे नहीं मार सकता, डीआईजी सर ने गंभीरता से कहा। अगर शक्ति ने नहीं तो फिर किसने किया है? विक्रम ने पूछा। समझ में नहीं आ रहा आखिर कौन है जो हम सबके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। जल्दी ही इसका पता लगाना होगा विक्रम, वरना हम सब फंस जाएंगे, डीआईजी सर ने परेशानी भरे स्वर में कहा। डीआईजी, तुम किस लिए? शक्ति कुछ करे इससे पहले उसका तबादला कर दो, आगे मैं संभाल लूंगा, विक्रम ने कहा। तुम जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है विक्रम। मेरे हाथ में फिलहाल कुछ नहीं है, डीआईजी सर ने मायूसी से कहा। तो फिर मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे चौहान से मिलना होगा, वही है जो शक्ति को रोक सकता है, विक्रम ने कहा और फोन काट दिया। गौरी के घर खाना खाने के बाद सभी हॉल में आ बैठे। नंदिता और उनके भाई ने शिवम, मुरारी, सारिका, अनु, वंश, मुन्ना और काशी को तोहफे दिए। सभी बहुत खुश थे। मुन्ना की नजरें बार बार गौरी पर चली जाती। आज गौरी कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही थी। काशी, शक्ति कहाँ है बेटा? मैंने आज उसे खाने पर भी इनवाइट किया, लेकिन वो आया ही नहीं, नंदिता ने कहा। आंटी जी, आप जानती है ना, शक्ति इस दुनिया का सबसे व्यस्त इंसान है। उसके पास इतना वक्त कहाँ कि वो यहाँ आए, काशी ने कहा। काशी, ये क्या बात हुई बेटा? तुम्हें शक्ति के लिए ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, सारिका ने कहा। सारिका आंटी, काशी ने गलत क्या कहा? सच में शक्ति कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया है, इतना कि उसके पास आप लोगों के लिए भी वक्त नहीं है, इस बार गौरी ने कहा। सारिका गौरी के पास आई और कहा, आंटी नहीं, बड़ी माँ। मुन्ना हमें हमेशा बड़ी माँ कहकर ही बुलाता है, और शक्ति एक पुलिस वाला है, जिम्मेदारियां उस पर हम सबसे ज्यादा है, तो हमें उसके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। गौरी मुस्कुराई और काशी के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी मॉम तो शक्ति की कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रही है काशी। ध्यान दो अपने बंदे पर, कहीं ड्यूटी के चक्कर में तुम्हें ना भूल जाए। ओ शट अप गौरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, काशी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। ये पीछे बैकग्राउंड में कुछ नॉइस है तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि ये कुछ बदतमीज लड़के हैं जो अभी भी मेरे रूम के सामने से निकले हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। वंश, निशी, मुन्ना एक तरफ खड़े थे और सामने खड़ा जय मुस्कुरा रहा था और बड़े प्यार से निशी को देख रहा था। वंश अपने फोन में बिजी था, लेकिन मुन्ना की नजर जय पर चली गई। उसने जय को मुस्कुराते देखा तो अपनी भवें उचकाई। जय ने तुरंत निशी से नजरें हटा ली और मुन्ना की तरफ देखकर नामे गर्दन हिला दी। मुन्ना ने बगल में खड़ी निशी को देखा तो समझ गया जय उसे ही देख रहा है। मुन्ना ने निशी को अपनी जगह आने को कहा और खुद जय के ठीक सामने खड़ा हो गया। आखिर वह अपने छोटे भाई की अमानत को ऐसे किसी और के लिए कैसे छोड़ सकता था। नंदिता ने सबको तोहफे दिए और आखिर में एक तोहफा लेकर वह निशी के सामने आई और कहा, निशी बेटा, ये तुम्हारे लिए, तुम यहाँ आई, बहुत अच्छा लगा। अरे आंटी, लेकिन मुझे क्यों? ये रहने दीजिए प्लीज, निशी ने झिझकते हुए कहा। वंश ने सुना तो निशी की तरफ पलटकर कहा, अरे क्यों रहने दो, सबको मिला है, तुम्हें भी मिलना चाहिए ना। और फिर अभी थोड़ी देर पहले पापा ने कहा था ना कि तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। कहते हुए वंश ने जैसे ही सामने देखा, आया शिवम, सारिका, मुरारी और अनु के साथ साथ बाकी सब लोग उसे ही देख रहे थे। ये देखकर वंश झेप गया और कहा, मेरा मतलब निशी भी? हाँ, निशी भी इस फैमिली का हिस्सा है, शिवम को छोड़कर बाकी सबने एक साथ कहा, क्योंकि शिवम की नजरें अब सिर्फ वंश पर थी। वह वंश के चेहरे से ही भांप गया कि वंश के दिमाग में क्या चल रहा है। शिवम को अपनी ओर देखते पाकर वंश थोड़ा डर गया। उसने सारिका की तरफ आते हुए कहा, माँ, मैंने सामान गाड़ी में रखवा देता हूँ। ए जय, मेरी मदद के लिए आओ।
जय ने सुना तो पैर पटकते हुए वहां से चला गया। जय को गुस्सा तो आ रहा था, पर निशी से बात करना चाहता था, लेकिन बात करना तो दूर, वंश तो उसे निशी के आसपास तक नहीं भटकने दे रहा था। वंश तो चला गया। मुरारी ने शिवम के पास आकर धीमे स्वर में कहा, भैया आप भी वही देख रहे हैं का जो हम देख रहे हैं? जब वंशवा हमको कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। शिवम ने मुरारी की तरफ देखा और कहा, हम वंश के बाप हैं, वो क्या सोचता है और क्या करता है ये हमसे नहीं छुपा है। भतीजा तो चाचा से भी 2 कदम आगे निकला। मुरारी ने सुना तो झेप गया और साइड में देखकर बड़बड़ाया, साला जिस बातें घूम फिर कर हमारे ऊपर काहे आ जाती है। नंदिता ने निशी को तोहफा दिया और सब उनसे और गौरी के घर वालों से विदा लेकर घर से बाहर चले आए। सबसे पीछे चल रहे थे मुन्ना, निशी और गौरी। निशी उन दोनों को अकेले छोड़कर सबसे आगे बढ़ गई। मुन्ना आगे बढ़ने लगा तो गौरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में कर लिया और अपने सामने लाकर बड़े प्यार से उसे देखने लगी। गौरी की आंखों में अपने लिए असीम प्यार देखकर मुन्ना का दिल धड़कने लगा। उसने धीरे से गर्दन उचकाई तो गौरी थोड़ा ऊपर उठी और मुन्ना के गाल को अपने होठों से छूकर कहा, मैं आज शाम तुम्हारा इंतजार करूंगी। गौरी ऐसी हरकतें करे और मुन्ना के दिल की धड़कनें काबू में रहे, ऐसा भला कैसे हो सकता था। उसने धड़कते दिल के साथ गौरी को देखा। उसकी नजरें गौरी के सुर्ख होठों पर जाकर ठहर गई। उसका दिल किया कि वह अपने होठों से गौरी के होठों को छू ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और कहा, हम शाम में मिलते हैं। गौरी ने हामी में गर्दन हिला दी तो मुन्ना ने कहा, तो हम चलें? गौरी ने प्यार से मुन्ना को देखते हुए कहा। मुन्ना अपनी भावनाओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसने ठंडे स्वर में एक बार फिर कहा, तो फिर हम चलते हैं। गौरी ने कहा और वैसे ही मुन्ना को देखती रही। मुन्ना की नजरें फिर गौरी के होठों पर चली गई और इस बार मुन्ना खुद को नहीं रोक पाया और उसने आगे बढ़कर गौरी के होठों को अपने होठों से छुआ। वो कुछ सेकंड्स गौरी और मुन्ना के लिए एक खूबसूरत पल था। मुन्ना दूर हटा गौरी से नजरें चुराते हुए कहा, लगता है हमें अब जाना ही पड़ेगा, बाय। मुन्ना वहां से चला गया और गौरी मुस्कुराने लगी। उसने अपनी आंखें मूंद ली और उस चंद सेकंड के एहसास को महसूस करने लगी। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 73। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगी। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मैं तेरी हीर मेरे साथ। और अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही। हर हर महादेव।